वेलकम। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक करंट डेंसिटी का, और फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग से हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विद करंट डेंसिटी। नाउ करंट डेंसिटी को समझने के लिए लेट अस स्टार्ट विद करंट। करंट को पहले समझते हैं, उसके डायरेक्शन वाले फैक्टर को थोड़ा समझते हैं। सो मान लीजिए ऐसा वायरिंग है आपका, जहां से आपका इस तरह से करंट आ रहा है। ठीक है, यहां से मान लो करंट आया 4 एम्पियर, यहां से करंट आ रहा है मान लो 3 एम्पियर, और आपसे ये कहा जाए कि भाई यहां करंट कितना जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप ऐसा नहीं करते कि भाई चलो यहां से ना ये निकाल लेते हैं, ये एंगल थीटा, फिर इसको हम रिजॉल्व करते हैं कॉस कंपोनेंट 4a का, फिर साइन कंपोनेंट, फिर 3a का भी कॉस साइन, ऐसा हम रिजॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें इस तरह से कुछ रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करते हैं, ये सब चीजें हम फैक्टर्स लाते ही नहीं है कन्वर्सेशन में, हम सीधे बोलते हैं 4 एम्पियर आया, 3 एम्पियर आया, ये हो गया कितना 7 एम्पियर, है ना, इस तरह से निकाला जाता है। सो सिंस करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए हम ऐसा कोई भी डायरेक्शन वाला काम यहां पर नहीं करते। पर यह कहना कि डायरेक्शंस इन्वॉल्व नहीं है करंट के कैलकुलेशन में, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो मैंने इसको इस तरह से कर दिया, इसके डायरेक्शन को ऐसा कर दिया और यहां लिख दिया 3 एम्पियर, अब डायरेक्शन इस तरफ है, तो तुरंत आपका ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 एम्पियर। सो एक तरह से डायरेक्शन रोल तो प्ले कर रहा है, किधर से करंट आ रहा है कि जा रहा है, ये डायरेक्शन तो रोल प्ले कर रहा है इन दिस कि कितना वायर में करंट आगे बढ़ेगा। ठीक है, नाउ इस करंट का ही एक वेक्टर एनालॉग जैसा है, और वो है आपका करंट डेंसिटी। सो अगर मान लीजिए एक वायर को मैं मैग्नीफाइड रूप में दिखा रहा हूं, और ये आपका वायर हो गया, ठीक है। अब ये मान लो ये बाकी आपका एक्सटर्नल सर्किट से इस तरह से जुड़ा हुआ है, और इसमें करंट आपका I फ्लो कर रहा है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है A। ठीक है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका A है, तो यहां एक फैक्टर डिफाइन होता है जिसको हम कहते हैं current density, which is given by J, and J becomes I by A. So it is current per unit area. ठीक है, इस तरह से current density को डिफाइन किया जाता है, और यहीं से हम इसका ऐसा यूनिट भी समझ सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा आपका कितना, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। ठीक है, नाउ जो हमने यहां सिचुएशन लिया है, इससे हमें करंट I आ गया, इस तरह से हमने लिख दिया J इंटू ए। ठीक, डेफिनेटली यहां से I इक्वल टू J इंटू ए आ गया, और ये ऐसा हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है। ठीक है, इस वायर में अब मान लो हमने एरिया ऐसे ले लिया, इस तरह से एरिया ले लिया इसका। ठीक है, इस तरह से एरिया लिया, तो क्या अब इस एरिया से कुछ अलग करंट पास होगा या ज्यादा करंट पास होगा? क्योंकि डेफिनेटली इसका एरिया अगर A है तो ये एरिया तो सेम नहीं है, इसको मान लो A' हो गया, ये एरिया तो आपका इधर बदल गया, तो क्या इधर ये करंट फैक्टर बदल जाने वाला है? पर हमें पता है ऐसा तो होगा नहीं। वायर से अगर I करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो I होगा, अगर अंदर का आप अलग अलग रेफरेंस क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग लोगे, उससे करंट तो चेंज होने वाला है नहीं आपका। तो इस सिचुएशन को हम कैसे रिजॉल्व करें, इसमें हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें इस इक्वेशन को? ठीक है, क्योंकि हम यहां देखते हैं कि भाई अगर हम इस सिचुएशन को इस इक्वेशन में अप्लाई करें तो ये फिर इस तरह से काम नहीं करता है, क्योंकि एरिया चेंज होने से डेफिनेटली आपका फिर यहां पर करंट वैल्यू चेंज हो जाएगा, ऐसा इसमें लगता है। ठीक है, पर ऐसा हो तो सकता नहीं, तो इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई हमें करना होगा।
ठीक है, तब जाके इस सिचुएशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तब हम क्या करते हैं, आपका इस तरह के सिचुएशन में व्हाट विल डू इज कि हम यहां से नॉर्मल लेंगे इस एरिया से, और यहां हम एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको पता है, अगर कोई एरिया है और उससे हम एक नॉर्मल लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो जो एरिया वेक्टर होता है दैट इज इक्वल टू इस सरफेस का एरिया और उसका डायरेक्शन क्या होता है, ये नॉर्मल। ठीक है, ये आपका एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट है जो यहां हम अप्लाई करेंगे। तो सिमिलरली हम ऐसे ले लेंगे नॉर्मल, ठीक है, और इस तरह से फिर ये मान लो एंगल हो गया थीटा। ओके, तो अब जो एरिया, अगर ये आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा, सो इस डायरेक्शन में इस तरफ ये वाला एरो जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा a cos थीटा। सो अब जो आपका एरिया का कंपोनेंट जो कि करंट के साथ है, वो कौन सा है, a cos थीटा। सो ऐसे सिचुएशन में, इस तरह के सिचुएशन में डायरेक्ट a न लेके हमें क्या लेना पड़ेगा, a cos थीटा। अब हम ये a को यहां नहीं ले सकते इस सिचुएशन में, यहां हम लेंगे a cos थीटा। सो दिस विल बिकम a cos थीटा j, और ये आपका I। ठीक है, सो इस तरह से ये रिप्रेजेंट हो जाएगा आपका करंट डेंसिटी। ठीक, या आपको I को हम इसको और थोड़ा सा अगर हम लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में तो क्या लिख सकते हैं, j डॉट a, है ना, इस तरह से लिखा फिर जा सकता है। ये इक्वेशन सारी सिचुएशन को फिर कवर कर देगा। ये इक्वेशन जो था ये काफी स्पेसिफिक सिचुएशन था। इस तरह का स्पेसिफिक सिचुएशन जब आप देख रहे हैं कि ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल और करंट एक ही डायरेक्शन में है, तो इस सिचुएशन को ये कवर कर रहा है, पर ऐसे सिचुएशन को फिर ये कवर नहीं कर पाया, तो इसलिए फिर हमने देखा ये सारे सिचुएशन को कवर करता है, तो करंट मिल जाता है j डॉट a। ठीक है, सो j इज अगेन ए वेक्टर हियर, a एरिया वेक्टर, और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर, और करंट हमारा स्केलर है। सो इस तरह से भी हम इसको समझते हैं, ये हमारा इक्वेशन ठीक है। ओके, चलिए, सो हमें मिल गया I इक्वल टू j डॉट a। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और किस तरह से ये इक्वेशन हमें वहां हेल्प करेगा। ठीक है, सो इसको अभी हम यहां से मिटा देते हैं, एंड लेट अस मूव टुवर्ड्स वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, हमारी शुरुआत होगी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशनशिप से। तो वो रिलेशनशिप हमें पता है कि I होता है NEAVD। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, I करंट हो गया, नंबर डेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और VD इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें यह भी पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है, ये होता है EM टाउ। ठीक है, ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेयर दिस कैपिटल इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। सो I हमारा हो गया NEA, VD की जगह पुट कर दिया EM टाउ। ठीक है, ओके, सो I हमने यहां ऐसे ही रहने दिया, इसको लिख दिया NE स्क्वायर टाउ बाई M, और यहां हमारा आ गया E इंटू A। इज इट ओके? ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, देखिए इस A को यहां लाते हैं। अब आप समझ रहे होंगे A को यहां लाने से क्या होगा, I यहां पहले से है, यहां हमने ला दिया A, सो ये आ गया I बाई A, जो कि हमारा क्या मिल जाएगा, करंट डेंसिटी। यस, और व्हाट इज NE स्क्वायर टाउ बाई M? NE स्क्वायर टाउ बाई M इज योर कंडक्टिविटी सिग्मा। ये एक्सप्रेशन कैसे आया, इसको समझने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें ये एक्सप्रेशन किस तरह से आता है, सिग्मा इक्वल टू दिस, वहां फुल्ली एक्सप्लेन है।
उस वीडियो का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। सो आपका कंडक्टिविटी सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी ये कितना होता है एनी स्क्वायर टाउ बाय एम। सो सिग्मा इंटू ई आपका हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज आई बाई ए, जैसा मैंने बताया आई बाई ए इज योर जे, आई बाई ए क्या होता है आपका जे, एंड दैट बिकम्स सिग्मा इंटू ई। नाउ यहां पे देखेंगे जे आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, सिग्मा आपका स्केलर, तो इसको हम ऐसे विदाउट वेक्टर साइन दे देंगे। ये हमें मिल गया द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये आपका ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कहलाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। थोड़ा समझिएगा, बार बार हम ओम्स लॉ कह रहे हैं कि इस तरह से रिलेटेड है ना। सो जे हो गया सिग्मा ई, है ना। और आपको ओम्स लॉ क्या पता है, V इक्वल टू आई आर। अब आप देखिए किस तरह से ये सारे इक्वेशन, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी एक साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको डेफिनेटली पता है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन E एंड V, है ना। इनके बीच में एक रिलेशन है आपका, ठीक। V होता है E इंटू एल, इस तरह से ये जुड़े हुए हैं। J करंट डेंसिटी किससे रिलेटेड है, I से देखिए रिलेटेड है आपका। और सिग्मा कंडक्टिविटी किससे है, रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है थ्रू रेजिस्टिविटी। सो ये आपस में आपका समझ सकते हैं इंटरलिंक्ड है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि अपने में ही एक सेपरेट इक्वेशन, ये भी सेपरेट इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन आपस में इंटरलिंक है, जहां वेरियस फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो अल्टीमेटली हमने देखा व्हाट इज दिस करंट डेंसिटी, और हम एक्सप्रेशन पे आ गए J इक्वल टू सिग्मा E इन द वेक्टर फॉर्म, जो आपका होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओके। सो अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है, और वहां पर आपका रेजिस्टिविटी इक्वेशन जो है, जो जस्ट इसका उल्टा होता है, आपको पता है रेजिस्टिविटी इज इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी, तो वो हो जाएगा m बाई एन स्क्वायर टाउ। वो किस तरह से डिसाइडिंग फैक्टर बनता है बिटवीन द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू।